दो तीन चीजों पे आज बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि 15 घंटे बाद देश का आम बजट आने वाला है। मात्र 15 घंटे बचे हैं, कल 11 बजे आम बजट आ जाएगा। और बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात कहना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप अगर यहाँ खड़े हैं और अगर आप 8 सीढ़ी यहाँ जहाँ खड़े हैं वहां से 8 सीढ़ी नीचे उतर जाएं एक साल में, और उसके अगले साल जहां नीचे उतरे उससे 11 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएं, तो आप जहां खड़े थे वहां से कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे? 3 सीढ़ी। कितने साल में आप 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े? 2 साल में। अर्थात प्रति वर्ष आप कितनी सीढ़ी चढ़े? 1.5 सीढ़ी। यही हाल भारत की जीडीपी का है। 2020-21 में जो हमारी जीडीपी है वो -8% रहने की संभावना है। 21-22 में जो ये सरकारी आंकड़े हैं, ये आपके मेरे आंकड़े नहीं है, 21-22 में सरकार के एक अनुमान के अनुसार 11% की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है। तो जब -8 फिर +11, तो जहां पे हम 2019-20 में अर्थव्यवस्था में खड़े थे, 2022 में वहां से 3 पादान ऊपर जाएंगे। अर्थात प्रति वर्ष हमारी जीडीपी की विकास दर हुई 1.5%, 1.5%। मैं सभी भारत सरकार के बड़े आदरणीय लोगों से पूछना चाहता हूं कि माननीय, क्या 1.5% की विकास दर, क्या 1.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट को हम वी शेप्ड रिकवरी कह सकते हैं? क्या उसे वी शेप्ड रिकवरी बोला जा सकता है? 1.5% की, और इस 1.5% की भी पोल खोलूंगा आपके सामने कि 1.5% क्या है। अभी तो मैंने जो सरकार कह रही है उसकी बात कर रहा हूं। आप लोगों से पूछता हूं कि ये 1.5% वी शेप्ड रिकवरी है कि ये क्या रिकवरी है? और ये 1.5% में भी 2 चीजें हैं साथियों। नंबर 1, जब जीडीपी का आकलन होता है तो उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि संगठित क्षेत्र है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉक्सी माना जाता है। अर्थात ये मान लिया जाता है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो कर रहा है तो उसी विकास दर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो कर रहा है। आपसे पूछता हूं, नोटबंदी के बाद, तालाबंदी के बाद क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने कभी ग्रोथ देखी है? पर उसने माना हुआ है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, और वो इकोनॉमी का लगभग 50% हिस्सा है। और ये 1.5% में भी वो चीज को नलीफाई नहीं किया है। इसमें माना गया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्टर के बराबर ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं सबसे पूछना चाहता हूं आपसे, 1.5% की विकास दर, अभी पिछले ही सप्ताह ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम, शीर्षक था द इनइक्वालिटी वायरस। उसके अनुसार जब आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय, निम्न आय वर्ग के लोग जब कोरोना में घर पे बैठे थे, उस दौरान देश के 100 अरबपतियों की 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ जाती है। अब आप मुझे ये बताइए, इकोनॉमी 1.5% से ग्रो कर रही है सरकार के अनुसार, और उस दौरान वो ग्रोथ क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि 100 अरबपति दोस्तों की 13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इस दौरान बढ़ जाती है। ये कौन सी ग्रोथ है? ये वी शेप्ड ग्रोथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि 1.5% की ग्रोथ को, प्रति वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर को वी शेप तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ए शेप जरूर कहा जा सकता है, जहां से कुछ लोग बढ़ना चालू हो जाते हैं क्योंकि 100 अरबपति चालू हो गए, 13 लाख करोड़, और कुछ लोग नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। इसमें हमने देखा कि कोरोना काल में मध्यम आय वर्गीय लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, मजदूरों ने अपनी नौकरियां खोई। और एक आंकड़ा देता हूं, बहुत लेटेस्ट आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक आंकड़ा है, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो कि तीसरी तिमाही थी मौजूदा वित्तीय वर्ष की, इस तिमाही के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आईटी सेक्टर है उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। सर्विसेज सेक्टर में इसी दौरान 55 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 का आंकड़ा है। और रोजगार कहां मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है कृषि में। इसकी क्या हालत कर रखी है कि 2.5 महीने से इस ठिठुरती ठंड में किसान अपनी एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं फरमाया। किसान ये कह रहे हैं कि आप मेरी मेहनत को अपने जो 150 जो अरबपति दोस्त हैं उनके हवाले मत करो, उनके ऊपर किसी ने गौर नहीं फरमाया। वो ये मांग कर रहे हैं कि जो ये 3 काले कानून आपने लागू किए उसको वापस ले लो, उसके ऊपर गौर नहीं फरमाया। और वी शेप की 1.5% पे वी शेप की बात की जा रही है, क्योंकि वी शेप नहीं है, ये ए शेप्ड है।
और के शेप क्यों है? क्योंकि ऑक्सफैम रिपोर्ट ने इसका खुलासा कर दिया। चौथा बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ये बताइए, कोई भी अर्थव्यवस्था में, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, क्या वो निवेश के बिना बढ़ सकती? क्या कोई भी अर्थव्यवस्था इन्वेस्टमेंट के बिना बढ़ सकती है क्या? और ये सवाल यहाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है, इसके 6 महीने में सरकार जो इकोनॉमी में कैपेक्स करती थी, जो कोरोना काल के पूर्व, वो भी नहीं किया। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें जो होलसेल बैंकिंग क्रेडिट है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो प्राइवेट इन्वेस्ट कर नहीं रहा, सरकार निवेश कर नहीं रही। बेरोजगारी की दर जो 2% हुआ करती थी, जो आज 9.2% हो गई। और आप यहाँ वी शेप की बात करते हो क्योंकि 100 अरबपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 1.5% की विकास दर प्रति वर्ष की इकोनॉमी की है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, IMF के अनुसार। और आप कह रहे हो कि हमने वी शेप रिकवरी कर ली। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है डॉक्टर गीता गोपीनाथ, उनके अनुसार हम जो कोरोना के पूर्व की जो इकोनॉमी की स्थिति में 2025 तक पहुंचेंगे। और ऐसा क्यों दूसरे देश दुनिया के, भले वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, चीन हो, वो क्यों कोरोना के पूर्व की स्थिति में पहुंच गए और क्यों हम नहीं पहुंच पा रहे? उसका भी कारण है क्योंकि आप जब तक लोगों के हाथों में पैसा नहीं दोगे तब तक इकोनॉमी में नई मांग का सृजन कैसे होगा? और नई मांग का सृजन नहीं हो रहा, इसका भी आपको आंकड़ा देता हूं। नई मांग का सृजन इसलिए नहीं हो रहा, इसका आंकड़ा यह है कि इकोनॉमी में बैंकों में जो जमा कराते हैं FD, उसकी तादाद, उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। अर्थात लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकों में अपने जमा को, अपनी बचत को FD करवा रहे हैं, वो इकोनॉमी में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनको सरकारी नीतियों पे और सरकारी नीयत पे भरोसा नहीं है। इसलिए वो अपना पैसा, अपनी बचत को बैंक जो है वो बैंकों में FD करा रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। डिमांड पिक नहीं कर रही, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पिक नहीं कर रहा क्योंकि होलसेल बैंकिंग क्रेडिट ग्रो नहीं कर पा रहा, पब्लिक जो सरकार है वो कैपेक्स नहीं कर रही, बेरोजगारी की दर 9.2% है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारी पर 2020-21 और 21-22 में हमारी GDP की औसत दर 1.5% रहेगी। इसे क्या वी शेप कहा जा सकता है? ये वी शेप नहीं है, ये के शेप्ड है क्योंकि आपके 100 अरबपति लोग देश के, वो उनकी पर्सनल वेल्थ में इजाफा हो रहा है। आपके, मेरे और हिंदुस्तान के आम व्यक्ति के पर्सनल वेल्थ तो छोड़िए, हम जो नौकरी करते थे, जो हमें सैलरी मिलती थी, या तो नौकरी गई है या सैलरी में कटौती हुई है। और पिछले 3 महीनों का ये आंकड़ा मैंने दिया, 1,10,00,000 लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी नौकरी खोई है और 55 लाख लोगों ने सर्विस सेक्टर में अपनी नौकरी खोई है। और जहां पे नौकरियां खप रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनकी मांगों पे सरकार का क्या रुख है ये हम सब ने देखा है। तो मुझे लगता है ये सरकार को कल के बजट में 3-4 काम करने चाहिए। अगर उनको, आप लोगों के माध्यम से वो मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो नंबर 1 तो जो आपने स्टिमुलस दिया है, जो दुनिया के हर देश ने 10%, 11%, 12%, ब्राजील ने 12% GDP का लोगों पे खर्च किया इस आपदा काल में, अमेरिका ने 11% का किया है और IMF के अनुसार भारत ने मात्र 2% GDP का खर्च किया है। तो स्टिमुलस दीजिए, लोगों के हाथों में पैसे दीजिए। MSME सेक्टर, उसके लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजना कल अनाउंस कीजिए। और ये VAS, इन सब बातों से, NMASV, इन सब बातों से बाहर आइए क्योंकि इकोनॉमी 1.5% की ग्रो कर रही है और 1.5% प्रति वर्ष की GDP ग्रोथ को कोई भी तरीके से, कोई भी अर्थशास्त्री दुनिया का रिकवरी नहीं बोलेगा। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के अनुसार प्री कोविड पे जाने के लिए हमें 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फिस्कल स्टिमुलस, और सिर्फ बातों का नहीं, सिर्फ टीवी न्यूज पे आने के लिए नहीं कि 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ दे दिए। IMF के अनुसार आपने मात्र 4 लाख करोड़ रुपया फिस्कल स्टिमुलस दिया है। तो पैकेज की घोषणा की है, कल आप बजट में कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ का रियल स्टिमुलस का ऐलान कीजिए। नंबर 2, MSME को और जो बॉटम 30% ऑफ फैमिलीज है देश की, जो उनको उनके हाथों में कैश ट्रांसफर कीजिए। जब कैश ट्रांसफर होगा तभी ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो और प्रोडक्शन के लिए प्रेरित होगा, तभी इकोनॉमी का पहिया चलेगा और ये बेरोजगारी की दर जो 9.2% है वो कम होगी।
तीसरा, सेक्टर स्पेसिफिक योजनाएं बनाइए और स्पेशल फोकस करिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। और जब मैं कह रहा हूं सेक्टर स्पेसिफिक, सिर्फ उसका मैस्कट नहीं बनाना है, सिर्फ उसका शेयर बना के ये नहीं करना है कि मेक इन इंडिया हो गया। आपको ऐसी स्कीम्स की घोषणा करनी पड़ेगी जो वास्तव में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करे। और तीसरा और अंतिम बिंदु जो बजट को कल करना चाहिए कि जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स है, भले वो जीएसटी में हो, क्योंकि ध्यान रहे जो डीजल पेट्रोल पे किस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है जीएसटी की, हमें सबको पता है। किस तरह से 800% से ज्यादा जो एक्साइज ड्यूटी है वो इनके ऊपर केंद्र सरकार ने, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। और पेट्रोल डीजल को की जो वृद्धि जो पिछले 70 साल में कोई सरकार जिस बिंदु को नहीं छू पाई, आज 100 रुपए के आसपास पेट्रोल प्रति लीटर पहुंच चुका है। बंबई में एक्स्ट्रा प्रीमियम तो 100 के पार भी हो चुका है। तो ये अब की बार पेट्रोल 100 के पार के नारे को बदलिए, जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को सम्मिलित कीजिए, जीएसटी की रेट्स को रैशनलाइज कीजिए, ताकि जो आम उपभोक्ता के आपके मेरे जैसे लोगों की यूज की चीज हो वो 28% की दर से जीएसटी ना लगे। क्योंकि मोटरसाइकिल जो हम जैसे मध्यम आय वर्गीय लोग, एक गांव में किसान खेती करने वाले लोग जो यूज करते हैं, उस पे 28% की जीएसटी है। तो जीएसटी की रेट रैशनलाइजेशन की घोषणा कीजिए। इनकम टैक्स का उपयोग सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं को ऊपर छापे मारने के लिए नहीं होना चाहिए। टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि टैक्स कलेक्शन जो हमारा बजट था उसके मात्र पहले 8 महीनों में, मतलब मार्च से लेकर नवंबर तक जो टैक्स कलेक्शन हुआ, जो आधा भी था वो भी हम उस लाइन को भी नहीं छू पाए। और निरंतर रूप से क्या कर रही है सरकार, एक बड़ा रोचक आंकड़ा मैं आपको आर्थिक सर्वे का देना चाहूंगा। तो पब्लिक डेट, मतलब जो उधारियां थी, जो जीडीपी का 2015 में 68% हिस्सा था, वो आज 80% हो गया। पैसे उधार ले लेके काम चला रहे हो, अपने राजस्व आपका टैक्स से कलेक्ट हो नहीं रहा, 1.5% की आपके हिसाब से जीडीपी ग्रो कर रही है, बेरोजगारी की दर 9.2% है, देश के 100 अरबपतियों की जो संपत्ति है वो 13 लाख करोड़ कोरोना काल में बढ़ जाती है, और बेरोजगारी की दर 9.2% है। और होलसेल बैंकिंग, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट के लिए जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो लोन ले नहीं रहे, और जिनके पास पैसे हैं वो प्रोजेक्ट में कैपेक्स में नहीं लगा रहे, वो बैंकों में एफडी कर रहे हैं। ऐसे में आप अगर जब तक लोगों के हाथ में नया पैसा नहीं दोगे, एक रियल फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस नहीं करोगे, लोगों को किन क्षेत्रों में रोजगार कैसे वहां पे सृजन किया जाए, रोजगार के अवसरों का कैसे सृजन किया जाए, अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो भले आप बजट तो पेश कर लोगे और टीवी में आके कोई ना कोई VA20 जो भी बातें हैं वो कर लेंगे, पर अगर देश का अन्नदाता अगर 2.5 महीने से ठंड में बैठा है, देश का युवा नौकरी की तलाश में है, वो 1.5% की भी रिकवरी बेमानी है। वो 1.5% की रिकवरी सिर्फ उन 100 अरबपतियों के कारण इकोनॉमी में हो रही है। साथियों, फिर पुनः आपसे एक बार फिर माफी चाहता हूं, क्योंकि कुछ इश्यूज मेरे एंड पे प्रॉब्लम कर गए थे, जिसके कारण मैं पहले एक पेज पे चले गया, मुझे बाद में आभास हुआ कि मैं गलत जगह चले गया। पर एनी हाउ, मैं कुछ सवाल जो मैंने 3-4 सवाल जो ट्विटर पर आए हैं वो लेता हूं, और फिर आप जो फेसबुक पे जो सवाल आपने पोस्ट किया उनमें से कुछ 5-4 और सवाल आपके उत्तर देना चाहूंगा। पहला सवाल जो श्वेत कश्यप जी का है, ये कह रहे हैं सर, मिडिल क्लास टैक्सेस पे करता है, पेट्रोल पे टैक्स पे करता है, एलपीजी पे करता है, और पीएफ, पीपीएफ और ऐसे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनकी रेट्स अभी निम्नतम लेवल पे आ गई। बिल्कुल जायज सवाल है, और स्पेशली आप इमेजिन करिए कि आपके मेरे पिताजी जो जीवन भर सरकारी नौकरी में रहे, आज पेंशन से अपना घर चला रहे हैं, और जो फिक्स डिपॉजिट जो उनको रिटायरमेंट के समय कुछ लमसम पैसा मिला उन्होंने एफडी करा दिया। जो कोरोना के पहले एफडी की ब्याज दर 7.5%, 7.25% थी, वो आज 5% पे आ गई। तो 2% आपका वहां पे इंटरेस्ट का आपका रिडक्शन हो गया। तो मुझे ये लगता है कि मध्यम आय वर्गीय, किसान, युवा और बुजुर्ग, मुझे ये बताइए, इस इकोनॉमी से अगर ये चारों लोग खुश नहीं है तो वो खुश कौन है? वो 100 अरबपतियों को छोड़ दीजिए, उनके अलावा इस इकोनॉमी से कौन खुश है? कौन इसको वी शेप रिकवरी मानता है? तो मुझे लगता है कि आपका सवाल बड़ा जायज है, पर अभी मुझे रेट इंक्रीज की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो आपने बताई, पीएफ, पीपीएफ की ब्याज दरें बताई, उसमें कोई बढ़त की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती।
दूसरा सवाल विजय जोशी जी ने पूछा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाए ऐसी बजट होना चाहिए। विजय जोशी जी, कम करने की नियत तो होनी चाहिए ना। जब आपकी कम करने की नियत ही नहीं है तो आपका कम कैसे हो जाएगा? जब आप कच्चे तेल की कीमत $25 प्रति बैरल पे पहुंच गई थी कोरोना के कारण, उस दौरान वो कीमत कम नहीं करी हमारे लिए, उस समय एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ₹3 प्रति लीटर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी यूपीए 2 के दौरान थी, वो आज लगभग 27-28 रुपए, ₹30 प्रति लीटर तक जाके पहुंच गई है। डीजल की कीमतों में आज दिल्ली में और देश के अन्य भागों में ₹80 प्रति लीटर। ध्यान रहे, डीजल कौन यूज करता है? किसान सबसे ज्यादा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूज करता है। तब आप डीजल की कीमतें 70-80 रुपए प्रति लीटर पे पहुंच जाएगी, तो फिर आप इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करोगे? तो हमारी मांग है, हमने जीएसटी काउंसिल में भी बार बार कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जा सके। और इसमें जो केंद्र सरकार जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई राजस्व का तो तरीका नहीं है, तो उधारी भी बढ़ा दी, उधारी पब्लिक डेट इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी बढ़ा दी, और आपके जीएसटी से और इनकम टैक्स से कलेक्शन आपके टारगेट से छूना तो दूर 25-30% से भी ज्यादा कम है। तो और आप करोगे क्या? अब वही है कि अब की बार 100 के पार पेट्रोल की कीमत, ये नारा दिया है। तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ, अगर जीएसटी में अगर पेट्रोल और डीजल को ले लिया जाए तो जरूर इस पे काम किया जा सकता है, जो सरकार सुन नहीं रही है। निशु कुमार जी ने पूछा है कि 11% की दर से क्या हम ग्रो कर सकते हैं? निशु जी, मैंने तो आपको बता दिया, 8% पहले गिर गई, फिर 11 बढ़े, तो आप 2 साल में कितना बढ़े? 9, 10, 11, 3%, अर्थात प्रतिवर्ष कितना बढ़े? 1.5%। और 1.5% भी 9.2% बेरोजगारी दर के साथ, 1.5% भी जब इकोनॉमी में नया निवेश नहीं हो रहा है, 1.5% भी जब पब्लिक डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को मुझे लगता है कि इन 11% और ये जो फैंसी आइडियाज है ना, जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वास्तव में जीडीपी को 11% से ग्रो करना चाहिए। आपकी जीडीपी तो 1.5% से ग्रो कर रही है। प्रकाश जोशी जी पूछ रहे हैं, क्या वर्तमान स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र की विश्वसनीयता कायम है? प्रकाश जी, बैंकों में आज सबसे बड़ा संकट क्या है कि बैंकों में सरकार ने पूंजी डाली ही नहीं। तो बैंक अगर सरकार पूंजी नहीं डालेगी बैंकों में, तो नया ऋण बैंक कैसे देंगे? और वही हालात आज उत्पन्न हो गए, क्योंकि होलसेल बैंकिंग क्रेडिट आपका ग्रो नहीं कर रहा। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए सरकार को इस बजट में बैंकिंग सेक्टर में कैसे पूंजीकृत किया जाए और किस तरह वहां पे एक ट्रस्ट की भावना की स्थापना की जाए, ताकि वो नया लोन देने के लिए, नया एक्सपोजर देने के लिए, नया क्रेडिट बढ़ाने के लिए इकोनॉमी में अपना काम करे। तो विश्वसनीयता तो कायम है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर विश्वसनीयता और ज्यादा कायम करने के लिए सरकार को उसमें अपनी पूंजी डालनी चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी के आज बैंक लोन बड़ा एक्सपोजर दे ही नहीं पाते। और दूसरा, उनके अंदर विश्वास का संचार करने की जरूरत है, ताकि वो सही एक्सपोजर को सही रकम सही समय पर दे सके, जो आज नहीं दे पा रहे। शशांक शुक्ला ने पूछा, बजट में खास क्या होगा जिससे युवा को फायदा होगा? शशांक जी, हालांकि आपका बहुत गंभीर सवाल है, पर आदरणीय वित्त मंत्री जी तो कह सकती है कि भाई मैं तो अभी युवा नहीं रही, मैं तो अभी युवा का जो काल है वो पूरा कर लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है युवाओं को ध्यान रखने के लिए 2-3 बातों की सख्त जरूरत है। सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाने के लिए आपको सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने आपको उदाहरण दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह नए रोजगार का सृजन हो, उसके लिए मैंने एक मॉडल दिया कि बड़ा फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस करें, एक रियल पैकेज अनाउंस करें। जिस तरह विश्व के अन्य देशों ने 11-12% जीडीपी का दिया है, हमारे देश ने, सरकार ने मात्र 2% दिया है। तो 5-6% का एक रियल स्टिमुलस अनाउंस करें, और जो बॉटम 30% ऑफ फैमिलीज है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट की जबरदस्त संभावना है, उनको कैश ट्रांसफर करके पुनर्जीवित करने का अगर काम करें, तो ये बेरोजगारी की दर जो 9.2% पर है, ये जरूर कम की जा सकती है।
और लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा क्रिएटर है, उसका जो इश्यूज है, जो एमएसपी की मांग है, और जिस तरह से आप पूरी खेती को कुछ चुनिंदा लोगों के हवाले करना चाह रहे हो, उन इश्यूज को तुरंत प्रभाव से रिजॉल्व किया जाए। विनय कॉल पूछ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। देखिए विनय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय हमें लोगों के हाथ में पैसा देना ज्यादा जरूरी है। अगर ये करने से 2% फिस्कल डेफिसिट ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल भी 5-6% के आसपास फिस्कल डेफिसिट रियली में रहा था। सरकार क्या प्रेजेंट करे, पर सारी रेटिंग एजेंसीज और सारे अर्थशास्त्रियों को पता है कि 5 से 6% रियल फिस्कल डेफिसिट रहा था। अगर इसको 6%, 7% दे के रख के भी अगर लोगों के हाथ में नया पैसा दे दिया जाए, एमएसएमई की हैंड होल्डिंग कर दी जाए, तो जरूर इससे रोजगार के नए साधन उत्पन्न होंगे और भारत के युवा और भारत के लोग इकोनॉमी को फिर चला देंगे। फिर जरूर मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के लोगों में इतना सामर्थ्य है, और स्पेशली युवाओं में, कि वो इकोनॉमी के पहिए को फिर से चला देंगे। मैंने 7-8 सवाल ले लिए, और भी कोई प्रश्न हो तो आप ट्विटर हैंडल पे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दूं। साथियों, एक बार पुनः आपसे माफी चाहूंगा कि आपके 20-25 मिनट बहुमूल्य समय मैंने खराब कर दिया। उसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैं एक गलत पेज पे चले गया था। मेरा जो पेज था वहां से लाइव चालू कर दिया, और फिर वहां से रिवर्ट होके आने में 10 मिनट तो वहां मैंने अपनी बात कह दी, और फिर मैंने जब रियलाइज किया तो वापस आने में 10 मिनट और लग गए। इस कारण आप 20-25 मिनट आपको इंतजार करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ पे जुड़े। अपना संवाद यूं ही जारी रहेगा। आपके ज्यादा से ज्यादा इश्यूज का जवाब देने का हमेशा प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि कल का बजट युवाओं के रोजगार के संबंध में कोई फुल प्रूफ योजना लेकर आए। उम्मीद करता हूं कि कल के बजट में ये घोषणा की जाए कि जो बॉटम 30% ऑफ फैमिलीज है इकोनॉमी में, उनके हाथ में नया पैसा दिया जाएगा, नए पैसे की घोषणा की जाएगी। मैं आपको इस माध्यम से बोलना चाहता हूं सरकार को कि अगर आप इस तरह की बॉटम 30% लोगों के हाथ में नया पैसा देंगे, तो मैं विपक्षी दल होने के बावजूद आपकी सराहना करूंगा कि देर आए पर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि कल दुरुस्त आ जाएंगे। ऐसा ना हो सिर्फ देर 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 ही आए, दुरुस्त कभी न आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले